Hey, what's up everyone? This is Hitesh Jetwani. Today we are going to see the chapter Government Budget from Class 12 Macroeconomics, Chapter 10. So basically let us start this chapter. यहाँ पे हम discuss करेंगे what budget is. So budget is a statement of estimated incomes and estimated expenditure of next financial year, fiscal year that starts from 1st April to 31st March. एक like before we start this chapter, let us differentiate what is difference between individual budget and the government budget. So पहले अगर हम बात करें कि जो इंडिविजुअल बजट है दैट इज वेरी डिफरेंट देन द गवर्नमेंट बजट बिकॉज वी इंडिविजुअल हाउ वी प्रिपेयर द बजट. सो मोस्टली वी प्रिपेयर द बजट बाय कीपिंग द इनकम इन आवर माइंड. हम सबसे पहले इनकम देखते हैं कि हमारे आने वाले मंथ की जो एस्टिमेटेड इनकम होगी वो कितनी होगी और हम उसी हिसाब से हमारे खर्चों को डिसाइड करते हैं. सो लाइक लेट मी गिव एन एग्जांपल. फॉर एन एग्जांपल हमारे आने वाले मंथ की जो इनकम होगी सपोज दैट इज 30,000. तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे द एक्सपेंसेस शुड नॉट एक्सीड देन दी 30,000 क्योंकि अगर खर्चे बढ़ गए इनकम से ज्यादा खर्चे हो गए तो प्रॉब्लम हो सकती है. हमें डिस सेविंग्स करने पड़ सकते हैं. वी शुड टेक द लोन और समथिंग. ये सब चीजें हो सकती हैं और हमें हमेशा ये ध्यान रखना है एज एन इंडिविजुअल कि हमारा जो बजट है हमारी इनकम को सबसे पहले ध्यान में रख के हम हमारे खर्चे करें. बट इन द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट दैट इज वेरी डिफरेंट. नाउ एक चीज हम देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है. यहाँ पे गवर्नमेंट बेसिकली थिंक्स अबाउट एक्सपेंसेस फर्स्ट एंड उसके बाद वो इनकम के बारे में डिस्कस करते हैं. इंडिविजुअल पहले इनकम देखेंगे और उसके बाद अपने खर्चों को देखेंगे. गवर्नमेंट का जो है वो सिस्टम एकदम अपोजिट है. गवर्नमेंट जो है सबसे पहले वो एक्सपेंसेस पे फोकस करते हैं एंड इनकम पे बाद में फोकस करा जाता है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई लाइक दिस हैपेंस. ये ऐसा क्यों होता है. So the simple answer is we are still developing country. India is a developing country and यहाँ पे there is a problem of infrastructure, there is a problem of poverty, unemployment. So government cannot reduce the expenses. गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम नहीं कर सकते. अगर खर्चों को कम करा गया लाइक वेलफेयर एक्टिविटीज को स्टॉप करा गया, सब्सिडीज बंद कर दी गई तो इट मे हैपन डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट में लूज वोट्स एज वेल. सो द बेसिक डिफरेंस इज गवर्नमेंट सबसे पहले एक्सपेंसेस पे फोकस करेंगे और उसके बाद वो लोग इनकम को डिस्कस करते हैं. इनकम कहाँ से आएगी वो लोग उस पे फोकस करते हैं. लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर गवर्नमेंट बजट. A government budget is an annual statement showing itemized estimates of receipts and expenditure. जो गवर्नमेंट बजट है वो एक एनुअल स्टेटमेंट है. एनुअल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल to 31 मार्च. जो फाइनेंशियल ईयर रहता है, जो फिजिकल ईयर रहता है, उसी हिसाब से ये बजट बनता है. आइटमाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर. जो इनकम होगी वो और जो खर्चे होंगे वो पूरे साल में, आने वाले साल में जितने होंगे उसके बारे में डिस्कस करा जाता है. एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल to 31 मार्च. Before starting this chapter, we should look forward for the important points. हमें कुछ important points के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि what important points of the government budgets are. The budget is prepared by government at all levels, central, state and local government. अगर हम बात करें तो बजट हर जगह बनता है. जैसे हम हमारे इंडिविजुअल लाइफ में भी हमारा बजट बनाते हैं टू रन द फैमिली, वैसे ही in a federal country like in India, the budget is prepared at all the levels. Central level पे भी बजट बनाया जाता है, स्टेट लेवल पे भी बनाया जाता है एंड लोकल लेवल पे भी बनाया जाता है. बट हमारी जो स्टडीज है, हम हमारे सिलेबस के बारे में अगर हम बातचीत करें तो हमारा जो बजट है दैट इज लिमिटेड, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द स्टडीज ऑफ टिल द सेंट्रल गवर्नमेंट. लाइक हम यूनियन बजट ही पढ़ेंगे. Second point, estimated expenditure and receipts are planned as per the objectives of the government. जो हमारे estimated मतलब आने वाले साल में जो हमारे अंदाजित जो खर्चे हो सकते हैं और उसके सामने जो इनकम हो सकती है ना, उनके बारे में डिस्कस करा जाता है. वो उसका पूरा बजट बनाया जाता है. In India, budget is presented in the parliament on such a day as the president may direct, but convention finance minister presents the annual budget of the government on the very first day of the Feb every year. Now, अगर हम इंडिया में बात करें तो जो बजट है बेसिकली हर बार ऐसा होता है कि फैब के फर्स्ट डे पे वो लोकसभा में प्रेजेंट करा जाता है. बट दैट एक्चुअली डिपेंड्स, ये फिक्स नहीं होता. प्रेसिडेंट जो है वो दे कैन टेक द डिसीजन. तो द सिंपल आंसर इज जो बजट प्रिपेयर करा जाएगा वो फैब मंथ में, मोस्टली ऑन द फर्स्ट फैब को करा जाएगा.
एज प्रेसिडेंट डायरेक्ट्स, एंड लोकसभा में ये बजट अनाउंस करा जाएगा. इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड. सो बजट को अनाउंस करने के बाद इट इज नेसेसरी द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु आर प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट, उनका अप्रूवल लेना जरूरी है. मेजोरिटी शुड गेट अग्री फॉर अप्लाइंग दैट बजट. The last point, the budget reveals the financial performance of the government in the last year and the financial policies for the upcoming financial year, fiscal year. तो जो बजट होता है बेसिकली वो हमारा जो परफॉर्मेंस था लास्ट ईयर में कैसा था, हमने हमारे अंदाजित खर्चे कितने थे, हमारे एस्टिमेटेड इनकम कितनी थी, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आने वाले साल में क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो यहाँ पे बताई जाती है. Components of the budget. The components of budget can also be categorized according to receipts and expenditure. मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, receipts मतलब जो गवर्नमेंट की इनकम्स होती हैं वो, and expenditure मतलब जो गवर्नमेंट खर्चे करेंगे वो. On this basis, two broad components are real flow and money flow. So let me explain this concept. Real flow जो होता है that is a flow of goods and services. जबकि मनी फ्लो जो होता है वो जैसे पैसे की लेन देन करना, जैसे हमने नेशनल इनकम में भी देखा कि जो ट्रांसफर इनकम है या फैक्टर इनकम है वो मनी फ्लो में आते हैं, मतलब सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है. जबकि रियल फ्लो में द सिंपल इज सर्कुलेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बजट रिसिप्ट. नाउ एक चीज हम डिस्कस करते हैं, अब एक एक करके हम देखेंगे कि बजट जो रिसिप्ट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के पास इनकम आती है वो आती कहाँ से है. Budget receipts refers to the estimated money receipts of government from all sources during a given financial year. गिवन फिस्कल ईयर में जो आने वाला साल होगा उसमें कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आ सकता है वो बजट रिसिप्ट्स में होता है. जैसे यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं और कैपिटल रिसिप्ट्स हैं. तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों में. रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर द रिसिप्ट्स which are government's direct incomes and they are recurring in nature. गवर्नमेंट की ये जो इनकम्स होती है वो रिकरिंग होती है. रिकरिंग का माने वो एक हर फिक्स इंटरवल के बाद गवर्नमेंट के पास इनकम आती है. जबकि कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉन रिकरिंग, जब वो ऐसा फिक्स नहीं होता कि एक टाइम पे वो इनकम होगी होगी, दैट एक्चुअली डिपेंड्स. रेवेन्यू रिसिप्ट्स में अगर हम बात करें तो टैक्स रेवेन्यू है, जो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो हम आगे ही सीखेंगे, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए. नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे स्टैम्प ड्यूटीज हो गए, फाइन्स कलेक्ट करे गए, चलान्स इशू करे गए. कैपिटल रिसिप्ट्स के तीन कंपोनेंट्स है. बोरोइंग्स, पैसे कहीं से बोरो करना फ्रॉम इंटरनेशनल गवर्नमेंट, या तो फिर आरबीआई से भी दे कैन बोरो. रिकवरी ऑफ द लोन एंड अदर रिसिप्ट्स. एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं. नाउ रेवेन्यू रिसिप्ट्स. पहली बात, रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेफर्स टू दोस रिसिप्ट व्हिच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स हैं जो ना ही किसी भी तरीके का कर्जा, ना कोई लायबिलिटी क्रिएट करता है, ना गवर्नमेंट की असेट्स में कोई कमी लाता है. ये अच्छी चीज है. जैसे हम एक शॉप रन कर रहे हैं, इट इज बेटर टू हैव अ गुड सेल्स, जिससे ना ही हमें पैसे के लिए किसी से कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी, ना ही हमें हमारी जो असेट्स है उसको बेचना पड़ेगा. तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिडक्शन इन द असेट्स. दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन द नेचर. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं दे आर रिकरिंग, वो एक इंटरवल के बाद जो है वो रिकरिंग मतलब रेगुलर इनकम्स आती रहेंगी. गवर्नमेंट रिसीव्स देम इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज. A revenue receipt is a revenue receipt if it is satisfy all the following essentials. हम किसी भी चीज को रेवेन्यू रिसिप्ट कब बोल सकते हैं, किसी भी तरीके की इनकम को रेवेन्यू रिसिप्ट तब बोला जाता है ना ही वो किसी भी तरीके का लायबिलिटी क्रिएट करे, ना ही हमारी असेट्स में कोई रिडक्शन हो. ठीक है, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वी कैन से रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं. Okay, sources of revenue receipts are, there are two sources of revenue receipts. First one, tax revenue, and the second one is non-tax revenue. Tax revenue. Tax revenue refers to the total receipts from the taxes, other duties imposed by the government. Tax is a compulsory payment and no one can refuse to pay it. जैसे टैक्सेस की अगर हम सारे टैक्सेस की एक ही साथ बात करते हैं, जैसे एग्जांपल ने, दीज आर दी डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये इनकम टैक्स हो सकता है, ये जीएसटी हो सकता है, एंड दीज आर मेनी प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह. Tax is a compulsory payment and no one can refuse to pay it. जैसे this is a compulsory by the government, like each and every person has to pay the taxes.
Third, tax receipts are spent by the government for all common benefits of people in the country. A taxpayer cannot expect that the tax amount will be used for his direct benefit. Now, ये जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, बेसिकली दिस अमाउंट विल बी स्पेंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, लोगों के वेलफेयर के लिए इस अमाउंट को यूज करा जाएगा. बट एक चीज ध्यान रखनी है कि टैक्स पेयर जो है दे कैन नॉट एक्सपेक्ट द डायरेक्ट बेनिफिट कि गवर्नमेंट कोई डायरेक्ट बेनिफिट देगी, तो इस तरीके का नहीं होता है. दैट दिस इज कॉमन फॉर एवरी पर्सन. मोस्टली ये वेलफेयर एक्टिविटीज में पैसा खर्च होता है. Tax revenue is the main source of regular receipts from the government. The government collects various kinds of taxes from the public to meet day-to-day expenditure, and there is a strict actions against anyone who fails to pay the taxes. अगर कोई इंसान जो है, जैसे हमने डिस्कस करा, that is recurring in nature, if someone is fails to pay the taxes on regular interval, तो गवर्नमेंट may take legal actions या strict actions लिए जाते हैं. डायरेक्ट टैक्स सिस्टम्स कैन बी प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल. जो डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव मतलब टैक्सेस के नंबर्स बढ़ते जाना. सपोज 5% टैक्स कैटेगरी में जो चीजें आती थी, जो चीजें 5% के स्लैब में थी ना, वो 8% में आएंगी, फिर 12% में जाएंगी. रिग्रेसिव मतलब बेसिकली जैसे 12% के टैक्स को हमने 8% कर दिया फॉर एन एग्जांपल. प्रोपोर्शनल मतलब सेम रखना. तो प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट के लिए होता है कि टैक्सेस वो बढ़ा देता है. रिग्रेसिव गवर्नमेंट के लिए जो है वो एक तरीके से लेस इनकम क्रिएट होगी, 12% के टैक्स को 8 में कन्वर्ट कर देना. और प्रोपोर्शनल मीन्स कीपिंग द सेम अमाउंट एज लाइक पास्ट ईयर. Okay, types of tax revenue. So basically there are two different types, direct tax and indirect taxes. Direct tax. Direct tax refers to the tax that are imposed on the property and income of individual companies and paid directly by them to the government. Now direct tax की simple definition है, these are the tax which are directly paid to the government. For an example, कोई इंसान property tax pay कर रहा है, the person is paying income tax or the person is paying corporate or company tax. दे आर इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल एंड कंपनी, दोनों के ऊपर लगाया जाता है. ये कंपनी के ऊपर भी टैक्स लगता है और ये टैक्स लगेगा इंडिविजुअल्स के ऊपर भी. दे डायरेक्टली इफेक्ट द इनकम लेवल एंड परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल एंड हेल्प टू एक्सचेंज ऑल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी. ये जो टैक्स है, जो डायरेक्ट टैक्स है, दैट वुड डायरेक्टली अफेक्ट ऑन योर परचेसिंग पावर. क्योंकि देखो कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो इफ वी सी द अमाउंट इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इनकम है वो कम हो जाएगी, जो टैक्सेस में खर्च हो जाएगी. इट मींस एंड परचेसिंग पावर हमारा कम हो जाएगा. इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ट्रांसफर टैक्स, डेथ ड्यूटी, कैपिटल गेन्स, these are the examples. Indirect taxes. Indirect tax refers to those taxes which can be shifted to another person. Their monetary burden is ultimately borne by the final users of goods and services rather than a person whom the tax is levied. Let me give an example. जैसे जीएसटी हो गया, so we do not pay goods and service tax directly to the government. Basically, we pay this amount to the person from we buy the products. जहाँ से हम products खरीद रहे हैं वहाँ पे ये tax pay किया जाएगा, and that person would be paying the taxes to the government or from where the person has purchased, or the manufacturer or the companies. They are imposed on goods and services. The liability to pay the taxes and actual burden of tax lie on the different persons. This burden can be shifted. जैसे डायरेक्ट टैक्सेस में आई कैन नॉट गिव माई बर्डन टू समवन एल्स, बट इन डायरेक्ट टैक्सेस में हम हमारे बर्डन को ट्रांसफर करते हैं. जैसे इफ होलसेलर इज देयर, तो होलसेलर जो है वो रिटेलर पे ये बर्डन ट्रांसफर करेगा. रिटेलर जो है ये बर्डन कंज्यूमर, फाइनल जो कंज्यूमर है उसके ऊपर ट्रांसफर करेगा. Okay, so this is the difference between direct and indirect taxes. Direct taxes are levied on the individual and companies. Various indirect taxes are levied on goods and services. The burden, the indirect taxes, the burden cannot be shifted. Various in indirect taxes, burden can be shifted. As I already explained you this point, they are generally progressive in nature. Basically, government जो करता है वो taxes को धीरे-धीरे बढ़ाते रहता है. और indirect taxes की बात करें तो mostly they are proportional. Coverage. They have limited reach as they do not reach all the sections of the economy. Direct taxes में कैसा है, जैसे people who are not paying the taxes, तो ये उनको cover नहीं करता. They only cover to those people who are paying the taxes. जबकि indirect taxes हर एक इंसान को खरीदना पड़ेगा जब वो
गुड्स एंड सर्विस खरीदेगा तब उसको वो टैक्स पे करना रहेगा. दैट्स नॉट एन वॉलेंटरी टास्क. दिस कैन बी लाइक वॉलेंटरी, तो डायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं है, बट सम पीपल दे कैन गेट एग्जम्पशंस फ्रॉम दिस, जैसे इनकम टैक्स फ्री इनकम होना, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में हर एक गुड्स एंड सर्विस जो हम खरीद रहे हैं फ्रॉम द मार्केट, ईच एंड एवरीथिंग इज taxable. How to classify tax as a direct or indirect? The simple definition is, अगर जो टैक्स हम पे कर रहे हैं, if the tax is directly paid to the government, जैसे इनकम टैक्स हो गया, so we pay income tax to the directly central government, तो वो डायरेक्ट टैक्सेस होंगे, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गए या वो सब. इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें तो जहाँ पे बर्डन किसी और पे ट्रांसफर करा जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरर जो है वो टैक्स का बर्डन होलसेलर पे ट्रांसफर करेगा, होलसेलर रिटेलर पे करेगा, रिटेलर फाइनल कंज्यूमर पे वो शिफ्ट कर सकता है. तो इस तरीके के टैक्सेस को हम डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं. अनदर डेफिनेशन इज जहाँ पे टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करा जाएगा. नॉन टैक्स रेवेन्यू. So non-tax revenue refers to those receipts of the government from all the source other than those tax receipts. जो tax receipts हैं उसके अलावा जहाँ पे जहाँ से इनकम आ सकती है वो सारे हमारे नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होते हैं. जैसे पहला इंटरेस्ट. अगर हमारी गवर्नमेंट ने किसी स्टेट गवर्नमेंट को या किसी बाहर के देशों में या कहीं से भी अगर कहीं पे लोन दी हुई है और उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस तरीके की इनकम को भी हम हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू में कंसीडर करते हैं. गवर्नमेंट रिसीव्स इंटरेस्ट ऑन द लोन्स गिवन बाय इट टू द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज और टू द पब्लिक. Second, interest received from these loans are an important source of non-tax revenue, profits and dividend. So basically जो PSU sectors हैं, जो public sector units हैं, they earn money और उनका जो profit होगा वो government का tax होगा, government की direct income होगी. Apart from this, basically the dividend is given on equity shares. जो अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के या किसी PSU सेक्टर के शेयर्स अपने पास रखे हैं तो उस पे जो डिविडेंड मिलेगा वो भी गवर्नमेंट का ही रहेगा. एंड थर्ड वन इज फी. It refers to charges imposed by government to cover the cost of recurring services provided by it. Such services are generally in public interest and fees are paid by those who receive such services. जैसे कोर्ट केस चल रहे हैं तो उसके स्टैम्प ड्यूटीज होते हैं हर एक पेज के, रजिस्ट्रेशन फी होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज होंगी. सो दीज आर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स या रेवेन्यूज. ओके, चलो अभी हम बात करते हैं. ये सारे हमने इनकम के बारे में डिस्कस करा. फाइन्स एंड पेनल्टीज. गवर्नमेंट जैसे कि इफ यू वायलेट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, इट रेफर्स टू दोज पेमेंट विच आर इम्पोज्ड ऑन लॉ ब्रेकर्स. अगर कोई लॉ ब्रेक होता है तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा. Fines are different from taxes as the former is levied on maintain law and order and the latter is imposed on generate revenue. So basically अगर कोई लॉ का वायलेशन होता है तो ध्यान रखना है कि इस पे जो अमाउंट जो कलेक्ट करी जाएगी एज अ पेनल्टी, एज अ पनिशमेंट, वो भी गवर्नमेंट की इनकम बनती है. फाइन ऑन जंपिंग रेड लाइट और पेनल्टी ऑन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस. देन एस्टेट्स. It refers to the claim of government on the property of a person who dies without leaving behind any legal heir or a will. ऐसा कोई भी इंसान जिसकी प्रॉपर्टी जो है लाइक देयर इज नो लीगल हेयर, आगे कोई पीढ़ी है ही नहीं, उसका बच्चा था ही नहीं एंड उसने विल भी नहीं बनाई थी एंड दैट पर्सन डाइज, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट एक तरीके से अपना हक जमा सकता है. सो एक्चुअली दिस सिस्टम वाज देयर इन द पास्ट बट दैट वाज वेरी स्ट्रिक्ट, रिजिड था. अब बहुत बहुत ये सिस्टम बहुत लिबरल कर दिया गया है. if anyone dies without having legal heir और उसका कोई विल भी नहीं बना हुआ तो गवर्नमेंट एस्टेट्स के थ्रू उस प्रॉपर्टी को कब्जा कर सकता है. देन फॉरफीचर्स का मतलब होता है जब्त करना. There are in the form of penalties that are imposed by the courts for non-compliance with order or non-fulfillment of contract. For an example, जैसे कि if the person was given चालान for breaking traffic rules and if that person does not pay that चालान, उसका जो व्हीकल होगा तो वो गवर्नमेंट जब्त कर लेगी, तो वो फॉरफीचर के अंदर आएंगे. या तो कोई भी जैसे बैंक की ईएमआई पे ना करने पे उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो कोलैटरल है, वो जब्त कर ली जाए. स्पेशल असेसमेंट्स इज रेफर्स टू द पेमेंट मेड बाय द ओनर्स of those properties whose value has been appreciated due to the development activities of the government. जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ चुकी है
तो उस केस में जो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है उस अमाउंट का जो भी टैक्स, जो पेबल टैक्स होगा वो हमें भरना पड़ेगा। देन गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, गवर्नमेंट रिसीव्स गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई गिफ्ट मिलती है, कोई डोनेशंस मिलते हैं, कोई ग्रांट्स वगैरह, जैसे वॉर के टाइम पे कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल गया, कोई नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पे कोई हेल्प मिल गया, तो दिस इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है? बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट्स रेफर टू दोस रिसिप्ट्स व्हिच ईदर क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज ऑफ रिडक्शन इन द असेट्स। या तो उससे लायबिलिटी क्रिएट होगी या तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो रिड्यूस होगी। फॉर एन एग्जांपल, जैसे, और हाँ, ये नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग मतलब ये फिक्स नहीं होता कि कितने इंटरवल पे ये चीजें होंगी। द रिसिप्ट इज अ कैपिटल रिसिप्ट इफ इट इज सेटिस्फाई एनी ऑफ द टू कंडीशंस। जैसे कैपिटल रिसिप्ट्स इधर दे क्रिएट लायबिलिटी, अगर हमने कहीं से लोन ले लिया, या तो रिड्यूस एंड असेट्स, या तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी तो उससे भी इनकम हो सकती है। बट इन दोनों केसेस में जो या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी या तो हमें हमारी असेट्स कम करनी पड़ेंगे। द सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स आर, पहला बोरोइंग। बेसिकली गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से ये अमाउंट बोरो कर सकते हैं? फ्रॉम द ओपन मार्केट, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इशू करके पीएसयू सेक्टर। आरबीआई के थ्रू दे कैन रिसीव द अमाउंट। फॉरेन गवर्नमेंट के थ्रू वो लोन ले सकते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वहां से भी गवर्नमेंट कैन बोरो दिस अमाउंट। रिकवरी ऑफ लोन, जैसे गवर्नमेंट ना पहले किसी कंट्री को या किसी स्टेट को, किसी यूनियन टेरिटरी को एक अमाउंट दिया था और उस अमाउंट को रिसीव कर लिया गया, तो वो जो अमाउंट आएगा अगेन कैश अकाउंट में डेबिट होगा। तो ये भी हम एक सोर्स ऑफ इनकम मान सकते हैं, बट दैट इज कैपिटल रिसिप्ट्स। एंड अदर रिसिप्ट्स में आता है डिसइन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स जहाँ पे पीएसयू सेक्टर्स या गवर्नमेंट सेक्टर्स जो हैं वो अपने शेयर्स को धीरे धीरे मार्केट में बेचना शुरू करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को ऑलमोस्ट पूरा थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में प्राइवेटाइजेशन के थ्रू उसको बेच दिया, तो इस तरीके की प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। लेट मी गिव अ वेरी क्लियर एग्जांपल। सपोज किसी पीएसयू सेक्टर पे गवर्नमेंट के 100% होल्डिंग थी, बट नाउ गवर्नमेंट ने क्या करा, वहां पे उसके 10% शेयर्स बेच दिए। तो गवर्नमेंट की ओनरशिप अब नाउ रिमेन्स अप टू 90%। तो 10% जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट कंसीडर होगा। इससे हमारी जो बोलते हैं एक तरीके की असेट्स कम हो जाती हैं। स्मॉल सेविंग्स, स्मॉल सेविंग रेफर्स टू फंड रेज फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, किसान विकास पात्रस। जैसे लोग हमने मनी बैंकिंग चैप्टर में भी देखा था, द पीपल आल्सो इन्वेस्ट मनी इन पोस्ट ऑफिस बैंक्स। तो उस तरीके उस उन पैसों का यूज करके भी गवर्नमेंट जो है वो अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। There is a difference between revenue receipts and capital receipts. Revenue receipts they neither create a liability or reduce any assets, जबकि capital receipt liability create करेगा या तो हमारे assets को कम कर देगा। They are regular and recurring in the nature. So revenue receipts regular interval पे होता है, जबकि capital receipts they are not recurring, non-recurring. There is no future obligation to return the amount. जैसे कि रेवेन्यू रिसीव, जैसे टैक्स अमाउंट आ गई या हमें इंटरेस्ट मिला, इस अमाउंट को हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट कैपिटल रिसीव में फॉर एन एग्जांपल हमने बोरो करा अमाउंट, तो वी नीड टू रिटर्न दैट अमाउंट, हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस होंगे टू रिटर्न दिस अमाउंट इन फ्यूचर। देयर आर सम एग्जांपल टैक्स रेवेन्यूज ऑफ रेवेन्यू रिसीव्स, जैसे टैक्स रेवेन्यूज, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नॉन टैक्स लाइक इंटरेस्ट एंड फीस। एंड अगर हम कैपिटल रिसिप्ट्स के एग्जांपल की बात करें तो बोरिंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स। These are receipts as revenue receipts and capital receipts. A receipt is a capital receipt if it is either creates a liability or reduce an assets. या तो a receipt is a revenue receipt if it neither creates liability or reduce any assets. तो ये ध्यान रखना, जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं या तो वो हमारे लाइबिलिटी को बढ़ाते हैं या तो हमारी असेट्स कम करते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। कैपिटल जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है ना तो वो हमारी लाइबिलिटी बढ़ाता है ना हमारी एसेट को कम करते हैं। एक्सपेंडिचर पोर्शन हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। गाइस प्लीज सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाऊंगा, सारे चैप्टर्स बनाऊंगा आपसे रेगुलर इंटरवल पे। बट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करते रहो एंड कीप वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।